हेलो फ्रेंड्स, बीएफएम यूनिट 27 का पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक टॉपिक देखे थे और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से हम लोग पार्ट 2 में आज स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले ये हमने पार्ट 1 में यहाँ पे कंप्लीट किया था। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये टॉपिक और उसके बाद जो भी टॉपिक आएगा वो आपका ICAAP को लेके ही होगा। मतलब इसकी बहुत डिटेल में ये जो है टॉपिक आपका दिया गया है इस चैप्टर में। सो थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं कि ICAAP क्या था। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत पहले वाले पार्ट में भी देखा था पार्ट 1 में, पर थोड़ा सा इसका समरी देख लेते ताकि हमें ये जो पार्ट 2 हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको समझने में हमें आसानी पड़े। ठीक है, तो पहले इसका फुल फॉर्म इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इसमें हो क्या रहा है, तो देखिए जो पहला ये हमारा एक्चुअली पिलर 2 में आता है। तो पिलर 1 में हमने क्या देखा था, वो हमने देखा था मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी कि बैंकों को कम से कम एज पर बेसल के हिसाब से 8% और आरबीआई ने इंडिया के बैंकों को बोला है कि 9% की कैपिटल आपको रखनी पड़ेगी। ये कैपिटल कहाँ से रखनी है, जो भी बैंकों का नेट प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से अलग से एक अकाउंट में कुछ कैपिटल रखनी पड़ेगी। ये कैपिटल कब काम आती है, बैंकों का रिस्क हो गया, कोई लोन आपका डिफॉल्ट हो गया तो वहां पे कस्टमर को पे करने के लिए ये जो रिस्क है, इस रिस्क से प्रोटेक्शन के लिए उस कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो पिलर 1 की जो रिस्क है जो पूरी तरह से कवर नहीं हो पाए, जो कुछ कैपिटल रखी उसके बावजूद भी कुछ रिस्क है या बाहर के कुछ एक्सटर्नल रिस्क है, तो उन सब की कवरेज होती है ICAAP। ठीक है, तो ये तो वही बात होगी कि जैसे आपका जो घर होता है, ठीक है, तो घर में आपके हर रूम के बाहर एक दरवाजा लगा होता है ना। तो जब आपके रूम के बाहर एक दरवाजा लगा होता है तो आप लोग एक मेन गेट क्यों बनाते हैं? जब आपके हर रूम के बाहर दरवाजा, हर रूम की प्रोटेक्शन है, तो आप लोग बाहर एक मेन गेट क्यों बनाते हैं? और जब आप लोग रात को सोते हैं तो अपने मेन गेट में ताला मार के क्यों सोते हैं? इसका कारण आपको चाहिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, है ना। आपको क्योंकि कुछ हादसा हो गया, कुछ हो गया तो बहुत बड़ी चीज होगी, तो आप क्या चाहते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आप ऐसा करते हैं। तो जब मिनिमम कैपिटल था पिलर 1 में, तो ये ICAAP को क्यों लेके आए पिलर 2 में, तो उसका कारण वही है कि आपके जब हर घर के हर रूम के बाहर दरवाजा होता है तो आप लोग मेन गेट क्यों बनाते हैं, और जब आप लोग रात को सोते हैं तो उसको आप लॉक करके क्यों सोते हैं, ये उसका ही आंसर है। ठीक है, तो पिलर 1 के भी कुछ ऐसे रिस्क है जो कि रह जाते हैं जिसको ICAAP कवर करता है। ठीक है, तो कुछ चीजें मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी करके हमने पिलर 1 में लाया है और उसके थ्रू हमने काफी बैंकों को जो रिस्क है उससे बचाने की कोशिश की है। मान लीजिए डिफॉल्ट हो गया, बैंक फेल हो गया, तो कैपिटल थोड़ा सा साइड में रख लेंगे तो ईजी रहेगा, है ना। रिस्क से बचाने की कोशिश की है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम 100% रिस्क फ्री हो गए, ऐसा नहीं है, रिस्क बचा हुआ है। तो जो रिस्क अभी भी बचा हुआ है तो उसके लिए पिलर 2 में एक तो आपका सुपरवाइजरी रिव्यू है कि आरबीआई जो है चेक करेगा कि बैंक प्रॉपर अपनी कैपिटल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, जो बेसल में चीजें बोली है बैंक वैसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सुपरवाइजर की तो जिम्मेदारी है, और साथ साथ सुपरवाइजर रिव्यू के साथ साथ ICAAP को लेकर है। अभी ICAAP क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, आपका मेन गेट है ये। ठीक है, आपके घर का मेन गेट है। तो बैंकों की टर्म में बात करें तो ये पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट्स है। क्या है ये, डॉक्यूमेंट्स है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, कैसे बैंकों को रिस्क से बचना चाहिए। हर बैंक अपना अपना ICAAP बनाता है। ठीक है, सबके घर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है ना, सिक्योरिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो सेम ऐसी जो है हर बैंक अपने रिस्क को देख के कि हमें कितना रिस्क है, उसी हिसाब से अपना ICAAP बनाता है। ठीक है, तो ये उसी पर डिपेंड करता है बैंकों का कितना रिस्क है। तो थोड़ा सा आप लोग समझ गए होंगे कि ICAAP क्या है, और पिलर 1 में जब मिनिमम कैपिटल करके बैंकों को रिस्क से बचाया तो ICAAP को क्यों लेगा है। ठीक है, उसका कारण यही है कि कुछ एक्सटर्नल रिस्क है या कुछ ऐसे रिस्क है जो कि पिलर 1 यानी मिनिमम कैपिटल रख के भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, उसके बावजूद भी रिस्क बच रहा था, तो इसीलिए ICAAP को हम लेके आए कहाँ पे, पिलर 2 में लेके आए। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं पार्ट 2 का। पहला टॉपिक है यहाँ का प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि बैंकों को जितना रिस्क है उस हिसाब से बैंकों को अपना ICAAP का डॉक्यूमेंट को डिजाइन करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क है तो ICAAP का जो डॉक्यूमेंट है, ICAAP क्या है, मतलब जैसे एक तरीके का समझ लीजिए मैनुअल है ना, काम करने का, रिस्क से बचाने का मैनुअल है। जैसे आप कोई बैंक में काम करते हैं तो अपने सर्कुलर्स को रीड करते हैं, मास्टर सर्कुलर्स को रीड करते हैं ना, तो ICAAP को भी आप एक तरीके का मास्टर सर्कुलर समझ सकते हैं, जिसमें आपके रिस्क से बचाने के लिए आपको सारी चीजें बताई जाती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का ये मतलब हो गया कि जिस बैंकों को जितना रिस्क है उस हिसाब से वो अपना ICAAP डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, हर बैंक अपना अपना जो है ICAAP डिजाइन करता है। ठीक है, और जो बैंक है ना, कौन डिजाइन करता है, मतलब डिजाइन तो सीनियर मैनेजमेंट में होता है, बट जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव नहीं करता, इसको वैल्यूएबल नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसको डिजाइन किया जाता है बैंक के द्वारा। हर बैंक अपने रिस्क को देख के अपना ICAAP का डॉक्यूमेंट लिखता है। ये वही बात होगी कि बैंक अपने अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का मास्टर सर्कुलर बनाते हैं ना, तो रिस्क भी हो गया बैंकों का। तो रिस्क से बचाने के लिए ICAAP का जो मैनुअल है बैंकों के द्वारा लिखा जाता है, और इस मैनुअल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव किया जाता है। प्लस ये जो मैनुअल बनाया गया है, ये जो डॉक्यूमेंट है आपका ICAAP, इसको आरबीआई के पास भी भेजा जाता है,
और हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस मैनुअल का रिव्यू करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्कुलर बना लिया, तो वो लाइफ टाइम तो वैलिड नहीं हो सकता ना, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ उसमें अपडेट करते रहना होता है। तो सेम ऐसी कहानी आपके ICAAP के साथ भी है, जिसको बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है हर साल रिव्यू करता है। रिव्यू किसी चीज को कब किया जाता है? जानने के लिए कि सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो ICAAP का मैनुअल है, ये हमें रिस्क से बचा पा रहा है कि नहीं बचा पा रहा, ठीक है, तो उसके लिए इसका रिव्यू किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा हर साल। इसकी स्ट्रेस टेस्टिंग भी की जाती है। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपने जैसे एंटीवायरस कोई होता है ना, एंटीवायरस, तो आप ये देखना चाहते हैं कि ये एंटीवायरस काम करता है नहीं करता, कि कोई कंप्यूटर है तो आप जानना चाहते हैं कि ये एंटीवायरस काम करता है कि नहीं करता। तो कैसे आप जान पाएंगे? आप क्या करेंगे कि जानबूझ के कंप्यूटर में वायरस आप डालेंगे, ठीक है, पेन ड्राइव या किसी थ्रू, और फिर अपने एंटीवायरस को ऑन करेंगे और देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इस वायरस को खत्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्यों किया जाता है? ये जानने के लिए, जैसे आपकी आर्मी होती है, फौज, तो उसमें क्या होता है, उसमें टेस्टिंग की जाती है ना। और टेस्टिंग मतलब जो युद्ध होते हैं, जो छोटे छोटे जो लड़ाइयाँ होती है, वो टेस्टिंग के तौर पे की जाती है, ठीक है। उसका पर्पस ही ये है टेस्टिंग के तौर पर लड़ाइयाँ ये सब करने का, कि जान सके कि ये चीज़ कितनी कार्यकर है ना। तो सेम ऐसे ICAAP डॉक्यूमेंट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। अगर कुछ बैंकों को रिस्क होता है कि बचा रहा नहीं बचा रहा, तो इसकी भी स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है। ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब जितना बैंकों का रिस्क है उसी हिसाब से वो अपना ICAAP डॉक्यूमेंट को डिजाइन करेंगे, उसी हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो यही इसका मतलब है, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। और उसमें बोला है कि जो RBI है वो ये देखना चाह रहा है कि जो बैंक है, बैंकों का किस हिसाब से रिस्क है, उसी हिसाब से वो अपने ICAAP के डॉक्यूमेंट को बनाए। कितना रिस्क है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है बैंकों के बिजनेस ऑपरेशन में, किस तरीके का बैंक एक्टिविटी करता है, कितना उसका स्कोप है, उस हिसाब से अपना ICAAP का जो मैनुअल है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको डिजाइन करें, ठीक है। तो वही आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिर यहाँ पे इन्होंने इसी टॉपिक को, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के टॉपिक को थोड़ा सा आगे बताया। इसमें बोला है कि ऐसे बैंक जिनका रिस्क मैनेजमेंट जो है काफी सिंपल है, मतलब जो बहुत ही सिंपल है, जिनका रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिसेस है या जिनकी जो एक्टिविटीज है वो बहुत ही सिंपल है, तो उस केस में उनका जो ICAAP है वो कैसा होना चाहिए? तो उसमें उनको अपने जो 3 से 5 साल में जो भी बैंकों को लॉस हुए, लार्जेस्ट लॉस जो हुए, तो उनको बैंक नोटिस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। और फिर देखेगा कि ये लॉस कहीं फ्यूचर में भी तो नहीं हो सकते। फिर आगे बोला है कि प्रिपेयर ए शॉर्ट लिस्ट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा रिस्क है जो बैंकों को हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकता है, तो उस रिस्क की बैंक लिस्ट बनाएगा। फिर आगे बोला है कि कंसिडर करेगा कि जो बैंक है, बैंक कितनी कैपिटल रखेगा अपने रिस्क से खुद को बचाने के लिए, ठीक है। तो कितना रिस्क है और उससे बचाने के लिए कितनी कैपिटल रखनी चाहिए, तो ये भी बैंक इसमें देखेगा। फिर बोल रहा है जो भी आपकी सिचुएशंस है, आपके जो बिजनेस प्लान है आगे के 3 से 5 साल, तो उस हिसाब से आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें की जाती है। तो ये हो गया किन के लिए? ये उन बैंकों के लिए हो गया जिनकी एक्टिविटी या जिनका रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा सिंपल है, जो बहुत सिंपल है, जिसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला है उनको? बोला 3 से 5 साल का डेटा रखिए जो आपको लॉस हुआ। फिर उसमें आप क्या कीजिए, अपनी लिस्ट बनाइए कि कहाँ कहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। फिर बोला कि कितना आपको, जो बैंक है उसको बोला कि कितनी कैपिटल उसको रखनी चाहिए कि जो लॉस की बात की है उससे बैंक खुद को प्रोटेक्ट कर सके। फिर आगे बोला कि आपका 3 से 5 साल का आगे का क्या प्लान है, ठीक है, आपको आगे कितना पैसा चाहिए। मतलब जैसे बैंक ने सोचा कि 2-3 ब्रांचेस और खोली जाएगी, या कुछ भी आपने प्लान किया, बैंक ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान किया, उसकी मार्केटिंग में लगेगा खर्चा, ठीक है। तो उसमें आपका कितना खर्चा लग सकता है, कोई भी आपने बिजनेस प्लान किया आगे 3 से 5 साल, कितना उसको कैपिटल रख सकते हो, तो ये सारी चीजें आपके ICAAP में देखी जाती है। फिर जो भी आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है, जो भी हमने बात की यहाँ पे 3-4 साल की, वहां पे जो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है उसको क्या कीजिए, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिनका एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। ऐसे बैंक जिनका रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स है, या जिनकी एक्टिविटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको अपना ICAAP डॉक्यूमेंट या मैनुअल कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के जो बैंक है, इनको देखना चाहिए कि इनका जो मेजर बिजनेस लाइन है वो क्या है, मतलब जो बिजनेस लाइन क्या होता है। अब मान लीजिए एक आदमी ने अपनी कपड़े की दुकान खोल ली, उसने अपना एक होटल खोल लिया, उसने अपनी एक परचून की दुकान खोली, तो ये अलग अलग उसकी बिजनेस लाइन्स है, ठीक है। तो बैंकों को देखना होगा कि जो अलग अलग उसकी बिजनेस लाइन्स है, उनको वो देखेगा और देखेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिस्क है, ठीक है। मान लीजिए परचून की दुकान में आपको अलग रिस्क है, खाने की आपका होटल है वहाँ पे आपको अलग रिस्क है, तो हर रिस्क को आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको मदद लेनी पड़ेगी हिस्टोरिक डेटा, मतलब बोलते हैं ना हिस्ट्री खुद को रिपीट करता है। तो आप देखिए कि क्या क्या लॉसेज आपके हुए थे पास्ट में हिस्ट्री में, तो उस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा और आपको उसी हिसाब से जो है स्ट्रेस टेस्टिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेस टेस्टिंग मैंने आपको बताया था ना, आप जानना चाह रहे हैं कि आपका एंटीवायरस काम करता है कि नहीं करता, आप सिस्टम में वायरस डालिए और फिर उस एंटीवायरस को यूज कीजिए, अगर वायरस मर गया तो उसका मतलब वो काम करता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग।
फिर आगे इसमें बोला है कि जो बैंक है वो अपनी कैपिटल की एडिक्वेसी देखेगा कि कितना कैपिटल उसको चाहिए। जो ए और बी हमने जो आगे के पॉइंट कवर किए उसमें जो रिस्क है उनको कवर कर पा रहा है नहीं कर, ये जो रिस्क है इन सभी रिस्क को वो प्रोटेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाता है। फिर यहाँ पे ये भी एनालिसिस की जाती है जो भी बैंकों ने कैपिटल रखा क्या वो इनएक्यूरेट तो नहीं है, वो सब भी इसमें देखा जाता है। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि बैंकों का आगे के 1 साल का या 3 से 5 साल का, मतलब पहले जो 1 साल में आपको पैसा लगने वाला था उसका तो आप डिटेल में उसको प्रोजेक्शंस करेंगे, और लेस डिटेल मतलब थोड़ा कम डिटेल में 3 से 5 साल वाला जो प्रोजेक्शंस करेंगे और उस हिसाब से अपनी कैपिटल के रिक्वायरमेंट को समझेंगे। ठीक है, फिर इसमें वही मतलब ऑलमोस्ट सारी बातें सेम है कि आप अपने पास्ट ट्रेंड को देखिए। ठीक है, उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेस टेस्टिंग कीजिए, फिर अपना फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखिए, आगे के 1 साल का थोड़ा अच्छे से डिटेल में देख लीजिए कि कितना कितना पैसा आपको लगेगा, फिर 3 से 5 साल का थोड़ा कम डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो जैसे ही सिंपल एक्टिविटी वालों के लिए था वही कॉम्प्लेक्स और मॉडरेट कॉम्प्लेक्स वालों के लिए भी ऑलमोस्ट सेम तरीके की चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। फिर लास्ट में एक हेडिंग और है इसमें, रेगुलर इंडिपेंडेंट रिव्यू एंड वैलिडेशन। तो जो ICAAP है उसका रेगुलरली मतलब टाइम टू टाइम और उसका इंडिपेंडेंट रिव्यू सिस्टम होना चाहिए। उसका रिव्यू कौन करेगा? रिव्यू मतलब चेकिंग करना कि आपका ये जो ICAAP है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स को चेक करेंगे। किस लिए? टू इंश्योर दैट, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ICAAP क्या है, सही है, और जिस हिसाब से आपका रिस्क है, जिस हिसाब से आपकी एक्टिविटी की कॉम्प्लेक्सिटी है, उस हिसाब से ICP काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये चीजें इसमें देखी जाती है। फिर इसमें यही बोला है कि जो बैंकों का प्रोसेस है उसकी इंटीग्रिटी को ये चेक करता है। ठीक है, और बैंकों का कैपिटल सफिशिएंट है या नहीं है, जिस हिसाब से बैंकों की एक्टिविटी उस हिसाब से बैंकों ने अपना कैपिटल सफिशिएंट रखा है कि नहीं रखा। ठीक है, अगर कोई कंसंट्रेशन रिस्क है, कंसंट्रेशन रिस्क मतलब बैंकों ने सारा पैसा एक ही जगह पे लगा दिया। बैंकों ने सोचा हाउसिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, वहां पे कोई रिस्क नहीं है, तो सारा पैसा सारा लोन सिर्फ हाउसिंग को दे दिया, और जब रियल एस्टेट डूबा, घरों के रेट डूबे, तो पूरा का पूरा लोन ही डूब गया। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं कंसंट्रेशन रिस्क। तो इस तरह की कोई चीज है तो टाइमली इसको आइडेंटिफाई करना। और जो बैंकों की जो है प्रॉपर स्ट्रेस टेस्टिंग करना। स्ट्रेस टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि जैसे मैंने आपको वायरस का एग्जांपल बताया ना, कि सिस्टम का एंटीवायरस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वायरस आपके सिस्टम में डाल के चेक कराया जाएगा एंटीवायरस को लगा के। तो वही होती है स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके रिव्यू प्रोसेस में की जाती है। तो यही होगा आपका रिव्यू। रिव्यू मतलब इसमें चेक किया जाएगा कि जो ICAAP डॉक्यूमेंट है वो बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर आगे हेडिंग है जो ICAAP है वो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस होना चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब जो भी हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है उस चीज के हिसाब से वो काम करना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। यहाँ पे ये लिखा भी है जो ICAAP है शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग इन नेचर, सो शुड टेक इनटू अकाउंट द एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड फ्यूचर डेवलपमेंट। कोई भी बैंक है मान लीजिए, उसने अपने फ्यूचर के हिसाब से कुछ चीजें प्लान कर रखी है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होगा ना बैंकों का, कुछ एक्सपेक्टेड या कुछ एस्टिमेटेड फ्यूचर डेवलपमेंट की है। तो ये देखना पड़ेगा कि जो ICAAP है, मतलब ऐसा नहीं हो कि ICAAP सिर्फ अभी के लिए काम कर रहा हो, फ्यूचर में बैंकों का क्या कुछ फ्यूचर का कुछ प्लान है, तो उसके लिए भी जो ICAAP का जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है क्या, ये आपको रिस्क से बचाता है। ठीक है, तो कुछ भी आपको रिस्क से बचा रहा है, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने एक मेन गेट लगा रखा है। ठीक है, अब आप 2 फ्लोर या 3 फ्लोर का ऊपर घर बना रहे हैं फ्यूचर में, तो ये जो मेन गेट है तब भी आपके घर को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो इस तरह की बात इसमें बोली गई है कि आपका जो बिजनेस है उसको अपने फ्यूचर में कुछ अपना एक्सपेक्ट या कुछ अपने फ्यूचर डेवलपमेंट का सोचा हुआ है, तो जो आपका ICAAP है वो ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर में भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे। फ्यूचर में कोई कंस्ट्रेंट है, मतलब बैंकों को फ्यूचर में कहीं पैसे की दिक्कत आए या बैंकों को कैपिटल चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, ICAAP में वो सारे रिस्क भी कवर हो जाए। तो ऐसा इसमें बोला गया, मतलब फ्यूचर में कहीं पे पैसे की जरूरत पड़ेगी या फ्यूचर में कोई कंस्ट्रेंट आएगा तो उससे भी ये जो डॉक्यूमेंट है बैंकों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर इसमें बोला है कि जो ICAAP है उसमें बैंकों का प्रॉपर जो है बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके द्वारा अप्रूव प्लान होता है, कैपिटल प्लान। कैपिटल प्लान मतलब ये पैसा हम यहाँ पे लगाने वाले हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, तो उसकी सारी बातें उस कैपिटल प्लान में की जाती है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो कैपिटल प्लान में क्या क्या होता है, कैपिटल प्लान में क्या क्या चीजें होंगी? बैंक का कैपिटल का नीड्स कितना, कितना कैपिटल कितना पैसा बैंकों को चाहिए। ठीक है, एस्टिमेटेड कैपिटल यूटिलाइजेशन, तो एस्टिमेट क्या है, मतलब आइडिया से, सॉरी एस्टिमेट नहीं, यह है एंटिसिपेटेड, मतलब एंटिसिपेट होता है उम्मीद, कितनी उम्मीद है कि कितना कैपिटल खर्च हो जाएगा, कितना कैपिटल चाहिए, कितना आपको यूटिलाइज होगा। बैंक डिजायर लेवल ऑफ कैपिटल, बैंकों को कितना कैपिटल चाहिए, कितना वो डिजायर कर रहा है। लिमिट रिलेटेड टू कैपिटल, बैंकों की कैपिटल को लेकर आपने क्या लिमिट बनाई है, या कोई भी कंटीजेंसी प्लान, मान लीजिए अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए, उस टाइम पे आपने क्या अपना प्लान बी बोलते हैं ना कंटीजेंसी मतलब प्लान बी, तो क्या आपने अपना प्लान बना रखा है। तो ये सारी चीजें आपके
उस प्लान में होगी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव होगा और उसको बोला जाएगा कैपिटल प्लान। कैपिटल प्लान में कैपिटल को लेके सारी की सारी चीजें बोली जाएगी कि बैंकों को कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा यूज हो जाएगा, ठीक है। बैंकों का जो लिमिट्स है कैपिटल को लेके वो क्या है, कोई प्लान बी जिसको हम लोग कंटीजेंसी प्लान बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके आईसीडब्ल्यूपी में होनी चाहिए। ये आपका फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि इसको आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूचर में आपके काम नहीं आएगा। अगर ये आपको अभी अभी भी रिस्क से बचा रहा है, तो 4 साल 5 साल बाद भी जो आप कोई भी प्लान करेंगे बैंक में जो डेवलपर करेंगे, तब भी आपको ये रिस्क से बचाना चाहिए। तो वही आपका आईसीडब्ल्यूपी होना चाहिए, इसको बोला गया फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। फिर आगे बोला है कि जो आईसीडब्ल्यूपी टू बी रिस्क बेस्ड प्रोसेस, रिस्क बेस्ड जैसे मैंने आपको बताया था ना, जिस बैंकों को जितना रिस्क है वो अपना उस हिसाब से आईसीडब्ल्यूपी का मैनुअल लिखता है। तो वही चीज इसमें लिखी है कि जो भी आप आईसीडब्ल्यूपी बना रहे हो वो आपके रिस्क के हिसाब से आपको बनाना चाहिए। बैंक शैल देयरफॉर सेट देयर कैपिटल टारगेट व्हिच आर कंसिस्टेंट विद रिस्क। तो बैंकों ने जो भी अपने कैपिटल को लेके जो टारगेट रखा है, तो बैंक अपना रिस्क प्रोफाइल देखेगा कि मेरा कितना रिस्क है या मैं किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से बैंकों को करना चाहिए। फिर आगे बोला कि कम से कम एट ए मिनिमम बैंक शैल हैव इन प्लेस ए साउंड आईसी। तो कम से कम बैंकों का इतना साउंड मतलब होता है एक अच्छा एक मजबूत, इतना अच्छा या मजबूत आईसीडब्ल्यूपी प्लान बैंकों का होना चाहिए। विच शैल इंक्लूड ऑल मटेरियल रिस्क। तो जो बैंकों के रिस्क होते हैं जैसे रेपुटेशन रिस्क हो गया, स्ट्रेटेजी रिस्क हो गया, ठीक है, तो हर तरह के जो रिस्क है उनको ये कवर करता हो, तो ये चीज आपके आईसीडब्ल्यूपी में होनी चाहिए। तो वही हो गया कि आईसीडब्ल्यूपी आपका रिस्क बेस्ड प्रोसेस है, मतलब जो भी बैंकों का जो रिस्क है उसी हिसाब से बैंकों को अपना आईसीडब्ल्यूपी का मैनुअल बनाना चाहिए। कम से कम वो जो मैनुअल है आपका आईसीडब्ल्यूपी वो इतना तो होना चाहिए कि वो आपको किसी भी टाइप के रिस्क से, जैसे मान लीजिए आपका रेपुटेशन रिस्क, स्ट्रेटेजी रिस्क, तो आपके जो भी मटेरियल रिस्क है उनसे आपको जो है प्रोटेक्शन दे सके, ठीक है। फिर बोला है कि जिस हिसाब से बैंकों का रिस्क है उसी हिसाब से उसको अपना आईसीडब्ल्यूपी का मैनुअल बनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग है आईसीडब्ल्यूपी में क्या होना चाहिए, स्ट्रेस टेस्टिंग होनी चाहिए और सिनेरियो एनालिसिस। स्ट्रेस टेस्टिंग मैंने आपको बताया था ना कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, वायरस उसमें डालेंगे और फिर एंटीवायरस लगा के देखेंगे कि वायरस मरे कि नहीं मरे, ठीक है। तो सेम ऐसी चीजें की जाती है स्ट्रेस टेस्टिंग में। हम क्या करेंगे, बैंकों को रिस्क इन्वायरमेंट में डालेंगे और देखेंगे कि आईसीडब्ल्यूपी ने प्रोटेक्शन दी कि नहीं। ये जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है, ठीक है। तो वो चीज आपके आईसीडब्ल्यूपी के साथ भी की जाती है। यहाँ पे लिखा भी है कि आईसीडब्ल्यू का के में क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है बैंक का, वो कम से कम एट ए मिनिमम कंडक्ट रेलेवेंट स्ट्रेस टेस्ट पीरियडिकली, पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक मैटर। तो बैंकों के जो रिस्क है उनको ध्यान में रखते हुए इसकी स्ट्रेस टेस्टिंग भी की जाती है। सिनेरियो एनालिसिस मतलब अलग अलग सीन में देखा जाएगा कि ये किस तरह से प्रोटेक्शन कर रहा है। जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई चेंज आ गया, कोई मूवमेंट आ गई, ठीक है, तो उस तरह के एडवर्स बैंकों पे जो इम्पैक्ट पड़ा, तो उसकी वजह से इस आईसीडब्ल्यूपी ने कैसे बैंक को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। तो वो सारी चीज आपके स्ट्रेस टेस्टिंग में की जाती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग मटेरियल रिस्क इन आईसीडब्ल्यूपी। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ना, जो मेन ऑब्जेक्टिव है आईसीडब्ल्यूपी का बनाना, वो है इज टू आइडेंटिफाई ऑल मटेरियल रिस्क। जो भी बैंकों के रिस्क होते हैं जैसे क्रेडिट हो गया, मार्केट हो गया, ऑपरेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, कंसिडरेशन रिस्क हो गया, लिक्विडिटी, तो इस तरह से रिस्क को प्रोटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, यही इसका काम होता है। किसका, आईसीडब्ल्यू का ऑब्जेक्टिव ही है। इसको बनाया इसलिए गया ताकि बैंकों के इस तरह के रिस्क को पता करे, आइडेंटिफाई करे और उससे जो बैंकों को प्रोटेक्शन दे, ठीक है। तो ये चीज इसमें बोली गई है। नेक्स्ट हेडिंग आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच इन आईसी। तो जब आप आईसी डबल एपी का अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अप्रोच को आप इस्तेमाल करोगे। क्वांटिटी और क्वालिटी में आप डिफरेंस समझते हैं ना, क्वालिटी मतलब जिसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्वांटिटी मतलब जो नंबर में ज्यादा है। तो यहाँ पे बोला है कि जो भी आप रिस्क को मेजर करोगे, इसमें आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट टू द एक्सटेंट पॉसिबल एक क्वांटिटेटिव अप्रोच शुड फॉर्म द फाउंडेशन। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया से काम करे, तो आपको क्वांटिटेटिव अप्रोच अपनानी चाहिए। जनरली आपको दोनों ही अपनानी चाहिए, पर ज्यादा आप क्वांटिटेटिव अप्रोच पे भी ध्यान दे सकते हैं। फिर आगे रिस्क एग्रीगेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट। एन इफेक्टिव आईसीडब्ल्यूपी शुड असेस द रिस्क अक्रॉस द एंटायर बैंक। तो आपका एक अच्छा आईसीपी सिस्टम कब काम करेगा, अच्छा आईसीपी मैनुअल तब काम करेगा जब आप अपने पूरे के पूरे बैंक में जो आपके रिस्क है उन सबको ये एक्सेस करेगा। एक्सेस होता है मूल्यांकन करना। A bank choosing to conduct risk aggregations among various risk type और business line should understand the challenge in aggregation। अगर मान लीजिए बैंक अपने सभी टाइप के, जैसे मान लीजिए बैंकों का अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, अगर वो उन सभी के सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग टाइप के जो रिस्क है, जैसे मान लीजिए अलग अलग प्रोडक्ट, मान लीजिए हाउसिंग लोन में अलग रिस्क है, एजुकेशन में अलग है, ठीक है, जिस एग्जाम्पल के लिए ये कार लोन में अलग है, तो अलग अलग टाइप के जो रिस्क है ना, उनको बैंक क्या चाहता है कि जो मेरे अलग अलग टाइप के रिस्क है उनसे मैं खुद को प्रोटेक्ट करूं। बैंक ऐसे एज्यूम करता है कि मैं उनसे खुद को प्रोटेक्ट करूं। तो जो जो अलग अलग टाइप के रिस्क है, आप सोच रहे हैं कि सबको जोड़ के सभी रिस्क का आप एक ही तरह से सॉल्यूशन देखोगे, तो जो आप रिस्क को एग्रीगेट कर रहे हो, सभी रिस्क को जो आप जोड़ रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या चैलेंजेस उसमें आते हैं, तो उन चैलेंजेस को भी आपको फोकस करना चाहिए।
फिर आगे जो है इन्होंने जो आपका आईसीएएपी जो डॉक्यूमेंट है ना, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके मास्टर सर्कुलर्स होते हैं, ऐसे आप भी आईसीएएपी को मास्टर सर्कुलर अज्यूम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अज्यूम कर सकते हो, जिसमें रिस्क से कैसे बचना है, रिस्क से कैसे बैंकों को प्रोटेक्शन मिलेगी, उस सबकी पूरी जानकारी आपको मिलती है। तो आउटलाइन मतलब इसके बारे में और डिटेलिंग यहाँ से आगे नीचे दी गई। तो जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे वो पूरा आईसी, एक्चुअली आपका जो पार्ट 2 है ना, 20 मिनट होने वाले हैं, और मुझे लगता है कि शायद 20 मिनट में आपको और पढ़ाऊंगी। तो वहाँ पे ना हम लोग सिर्फ आईसीएएपी के बारे में बात करेंगे, सिर्फ इसकी बात होगी और कुछ नहीं। और शायद आपका जो पार्ट 3 है तो उसमें मार्केट डिसिप्लिन, जो कि आपका तीसरा पिलर है, उसकी बात होगी। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। आईसीएएपी को इन्होंने पूरा, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा थ्योरी दिया, इतना सारा आपको नहीं देखना। अगर पूछेंगे तो 2 या 3 नंबर से ज़्यादा इस टॉपिक में से नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो आईसीएएपी की बहुत डिटेलिंग इन्होंने एक तरह से पूरा का पूरा मास्टर सर्कुलर इन्होंने यहाँ पे छाप दिया आईसीएएपी को लेके। पर हमें इतना ज़्यादा नहीं देखना, थोड़ा थोड़ा आप लोग देखिए ऊपर से क्या है, किस लिए। अभी तक तो आप समझ चुके होंगे ना आईसीएएपी क्या है। ये आपके घर का मेन गेट है। जैसे आपका घर है ना, मान लीजिए आपके घर में 3 कमरे हैं, आपका जो मेन गेट है यही यही आपका आईसीएएपी, तो आप समझ लीजिए क्या है। और जो आपके छोटे छोटे कमरे हैं, इनको आप अपना पिलर 1 समझ लीजिए, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी। तो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी तो मिनिमम कैपिटल वाले से भी हो रही है, कि थोड़ा पैसा अलग से रखा जा रहा है, 9% अलग से अपने प्रॉफिट से रखा है, तो उससे तो सिक्योरिटी मिल रही है। ये आपके रूम का दरवाजा है, ठीक है। 3 रूम के दरवाजे को आप अपना मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी पिलर 1 समझ लीजिए। और जो पिलर 2 में आता है ना, वो है आपका आईसीएएपी, ये आपका पिलर 2 है। इसमें सुपरवाइजरी का भी रिव्यू होता है। सुपरवाइजरी मतलब सुपरवाइजर ये चेक करेगा कि जो कमरों के दरवाजे हैं वो आप सोते टाइम पे रात को बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो सुपरवाइजर का रहेगा। प्लस मेन गेट क्लोज होना चाहिए, जो आपका बाहर का गेट है ना वो क्लोज होना चाहिए। तो वो चीज़ आईसीएएपी में देखी जाती है। तो आईसीएएपी डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है। तो आईसीएएपी जो डॉक्यूमेंट है उसमें पेपर्स होते हैं, जिसमें फर्निश होती है। फर्निश मतलब आपको डिटेल मिलती है किसके बारे में, जो भी बैंकों का अलग अलग टाइप का जो रिस्क है ना, उसका असेसमेंट किया जाता है। अलग अलग टाइप के रिस्क है। हाउ द बैंक इंटेंड टू मिटिगेट दिस रिस्क, तो अलग अलग टाइप के रिस्क क्या है, बैंक कैसे इस रिस्क को कम कर सकता है। एंड हाउ मच करंट एंड फ्यूचर कैपिटल इज नेसेसरी फॉर बैंक, अभी या फ्यूचर में बैंकों को कितनी कैपिटल जड़ने वाली है, और कौन कौन से फैक्टर्स है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। द पर्पस ऑफ आईसीएएपी डॉक्यूमेंट, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसका पर्पस है टू अप्रेज द बोर्ड ऑफ बैंक ऑन दिस एक्सपेक्ट। तो ये सारे जो एक्सपेक्ट है कि बैंकों को कितना रिस्क है, कहाँ रिस्क है, बैंकों को अभी कितना पैसा चाहिए होगा, फ्यूचर में कैसा चाहिए होगा, तो ये सारी चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है आईसीएएपी डॉक्यूमेंट पे। और ये जो डॉक्यूमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव किया जाता है, ठीक है। जो आपका आईसीएएपी जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको सबमिट किया जाता है किसको, आरबीआई के द्वारा। पर कब सबमिट होगा, जब इसको बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है। तो पहले इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, और उसके बाद ये जो है आप आरबीआई को भी सबमिट करोगे, ठीक है। और इसको मतलब ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, हमारे लिए जो आपने किताब लिखा है इतनी मुश्किल लैंग्वेज से कि किसको समझ में नहीं आ रहा, तो वो कैसे काम चलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि जो आपका आईसीएएपी ना, उसको बहुत ही इस तरीके के फॉर्मेट में प्रिपेयर करना चाहिए कि इसको आसानी से समझ सके। पता लगे आरबीआई के पास गया और वो समझ नहीं पा रहा इसमें लिखा क्या, तो इस तरीके का सीन नहीं होना चाहिए। ऐसे फॉर्मेट में ही होना चाहिए जिसको सीनियर लेवल के जो मैनेजमेंट है उनको आसानी से समझ में आए। क्योंकि जितनी आसान किताब होती है ना, उसको पढ़ना उतना आसान होता है, और उसमें अननेसेसरी दिमाग खर्च नहीं होता। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है कि जो आरबीआई है वो जजमेंट कर सके, एक अच्छा जजमेंट कर सके आपके कैपिटल लेवल को देख के, आपके रिस्क के हिसाब से। तो क्योंकि आरबीआई तो उसको जज करके रिव्यू करके बताएगा ना कि हाँ आपने अच्छा आईसीएएपी डॉक्यूमेंट अच्छा बनाया, अपने रिस्क को बचाने के लिए अच्छा बनाया, तो उसके लिए लैंग्वेज आपकी बहुत ईजी होनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट, तो आईसीएएपी को किताब अज्यूम कर लीजिए, इसकी ये है आपकी किताब, ठीक है। इस किताब का नाम है आईसीएएपी। इसमें बैंकों को क्या क्या रिस्क है, कितनी कैपिटल जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर में कैसे पड़ेगी, रिस्क से कैसे बचना है, वो सारा डेटा आपको इस किताब के अंदर मिलता है। कंटेंट, इस किताब का कंटेंट क्या क्या, तो यहाँ पे एक तो आपको समरी मिलेगी, बैकग्राउंड मिलेगा, करंट और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल और कैपिटल पोर्शन मिलेगी, कैपिटल एडिक्वेसी का पता लगेगा, ठीक है। स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट का पता लगेगा। ये जितने भी आपको 8-10 टॉपिक दिख रहे हैं ना, एक एक टॉपिक को उन्होंने 10-20 लाइन में बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। इसको यहाँ पर रीड नहीं करते, लाइन से चलते हैं। तो पहला क्या है, एग्जीक्यूटिव समरी, उस पर आ जाते हैं, ठीक है। हर टॉपिक को जो यहाँ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितने एक ये 9 है ना, 9 पॉइंट्स है ना, जो आपके इसको समझ लीजिए। जो आपका आईसीएएपी का जो किताब है ना, इसमें 9 पेजेस है ना। पहला पेज में एग्जीक्यूटिव समरी होगा, दूसरा पेज में बैकग्राउंड होगा, तो 9 पेज है यहाँ पे। हर पेज के बारे में इन्होंने बताया। तो पहला पेज क्या है इसका, पहला पेज है एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। कोई भी किताब होती है तो स्टार्टिंग में आपको समरी ऐसे थोड़ा सा हल्का आइडिया लग जाता है ना, तो सेम ऐसे यहाँ पे भी है। पहला क्या है, एग्जीक्यूटिव समरी। तो ये जो 9 पेजेस हैं, इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना। हर पेज को आपको एक एक नंबर या जैसा था आधा नंबर, इस ज़्यादा आपको नहीं देखना, ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाएगा, इतना डिटेलिंग तो नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं।
समरी क्या है? तो ये जो समरी है, जो आपका एग्जीक्यूटिव समरी बनाया गया है इस बुक में, आईसीएएपी की बुक में, डॉक्यूमेंट में, तो उससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि जो आईसीएएपी उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है? और जो मतलब द ओवरव्यू वुड, तो इसमें आपको एक तरह से ओवरव्यू मिल जाएगा। जो भी आपका आईसीएएपी डॉक्यूमेंट है उसका ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। तो ओवरव्यू में क्या-क्या चीज़ें आएँगी? द पर्पस ऑफ रिपोर्ट, कि इसको क्यों बनाया गया है? मेन फाइंडिंग ऑफ आईसीपी, इसमें ये भी दिखाया जाएगा कि हाउ मच एंड व्हाट कंपोजिशन ऑफ इंटरनल कैपिटल द बैंक कंसिडर। तो बोल रहा है जो बैंकों का सीआरएआर है उसके हिसाब से बैंकों को कितनी कैपिटल रखनी चाहिए, तो वो डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। और समरी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ बैंक, बैंकों की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, मतलब कितना उसका असेट है, कितनी लायबिलिटी है, कैसे बैलेंस शीट है, कितना प्रॉफिट है, तो उसकी समरी भी यहाँ पे दी जाती है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपिटल अराइजिंग, रेजिंग एंड डिविडेंड प्लान, तो मतलब कितना कैपिटल बैंकों को रेज करना है, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन भी आपको इसी में समरी वाले में मिल जाता है। कमेंट्री ऑन द मोस्ट मटेरियल रिस्क, तो बैंकों को कौन कौन से रिस्क फेस करने पड़ते हैं और क्या लेवल है, वाई द लेवल ऑफ रिस्क इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल, तो उसको हम किस हद तक रिस्क को हम एक्सेप्टेबल रिस्क बोल सकते हैं, या अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमने उस रिस्क को कम करने के लिए क्या प्लान्स बना रखे हैं, तो ये सारी बातें आपके एग्जीक्यूटिव समरी वाले में मिल जाएगी, ठीक है? तो पहला ही आपका हो गया एग्जीक्यूटिव समरी, पहला पेज कवर हो गया। अब हम सेकंड पेज पे आएंगे, सेकंड पेज आपका बैकग्राउंड। तो एग्जीक्यूटिव समरी में हम लोगों ने क्या देखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि आईसीएएपी की मेथोडोलॉजी, उसके ओवरव्यू के बारे में हमने देखा। ओवरव्यू में क्या-क्या देखा? उसमें हमने देखा कि जो ये जो रिपोर्ट है इसका क्या पर्पस है, ठीक है? और फिर आगे हम इसमें हमने देखा कि कितना बैंकों को कितना कैपिटल रखना चाहिए। फिर हमने आगे देखा कि बैंकों की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैंकों के एसेट लायबिलिटी कितनी है, कितना प्रॉफिट बैंकों को हुआ है। फिर आगे हमने देखा कि बैंकों को कितना कैपिटल, कितना पैसा रेज़ करना है। फिर आगे हमने देखा कि कौन-कौन से रिस्क को जो है बैंक एक्सपोज़ करता है, मतलब कौन-कौन से रिस्क जो बैंकों को फेस करने पड़ते हैं और इसमें से कौन-कौन सा रिस्क है जिसको बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जीक्यूटिव समरी वाले में मिल जाएंगे। सेकंड पेज खोलेंगे हम इस बुक का, तो उसका सेकंड पेज में लिखा होगा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में क्या क्या है, ठीक है? ये आपका सेकंड पेज है, ठीक है? द सेक्शन वुड कवर द रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हिस्टोरिक फाइनेंशियल डेटा, तो जो बैंक है, बैंकों का पूरा डेटा होगा, उसका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा, हिस्टोरिकल मतलब उसकी पुरानी हिस्ट्री, उसके पुराने 5 साल का या 10 साल का डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे ग्रुप स्ट्रक्चर, क्या ग्रुप स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना इसको हुआ, टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, ठीक है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना डिविडेंड बैंक ने पे किया, शेयर होल्डर का फंड कितना है, कितनी कैपिटल है, कितना रेगुलेटर का रिक्वायरमेंट है, कस्टमर ने कितना डिपॉजिट किया, बैंक का कितना डिपॉजिट है, टोटल असेट्स कितने। तो ये सारा जो डेटा है ना, आपको बैकग्राउंड वाले पेज नंबर 2 पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। क्या क्या है? बैंकों का पूरा पूरा हिस्टोरिक डेटा, ठीक है? कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, टैक्स के बाद, टैक्स से पहले डिविडेंड कितना दिया, शेयर होल्डर का फंड कितना है, रेगुलेटर की कितनी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का कितना डिपॉजिट है, बैंक ने कितना डिपॉजिट किया, तो वो सारा डेटा आपको पेज नंबर 2 में मिलेगा, जो है आपका बैकग्राउंड। चलिए तीसरे पेज पे आते हैं। तीसरा पेज है आपका समरी ऑफ करंट एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल एंड कैपिटल पोजीशन। तो इसमें क्या मिलेगा, ठीक है? This section would explain the present financial position of the bank and expected change to the current business profile. तो अभी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी, अभी आपके असेट्स कितने, लायबिलिटी कितनी, वो डेटा आपको मिलेगा। एंड एक्सपेक्टेड चेंज टू द करंट बिजनेस प्रोफाइल, अभी जो आप काम कर रहे हो उसमें कुछ चेंज है, क्या चेंज है, किस इन्वायरमेंट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप काम करोगे, आपका बिजनेस प्लान क्या है, प्रोजेक्टेड मतलब फ्यूचर में जो आपने प्रेडिक्शंस की है ना, आपकी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब आगे आपकी असेट लायबिलिटी कितने रहेंगे, फ्यूचर प्लान क्या है, आप कहाँ से पैसा रेस करोगे, आपका फ्यूचर सोर्स क्या है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। द स्टार्टिंग बैलेंस शीट यूज एज अ रेफरेंस, तो ये जो आप अपना फाइनेंशियल या प्रोजेक्ट शीट और डेटा बनाएंगे ना, तो इसकी शुरुआत आप कैसे करोगे, तो आप अपनी बैलेंस शीट से कर सकते हो, उसको रेफरेंस बना के उसी के आधार पर आप आगे इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो तीसरा हो गया आपका समरी ऑफ करंट एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल एंड कैपिटल पोजीशन। प्रोजेक्टेड होता है फ्यूचर का, जैसे मान लीजिए इस साल आपका कोई बिजनेस और आपको 1 करोड़ का फायदा हुआ, तो अगले साल कितना हो सकता है, तो उसको प्रोजेक्टेड बोला जाता है, मतलब जो हम तुक्का मारते हैं। पर तुक्का या प्रिडिक्शन हम ऐसे ही नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हम पुराने डेटा को देख के कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जो भी आपका करंट या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल डेटा है, जैसे आपकी बैलेंस शीट, असेट लायबिलिटी, तो उन सब की बात तीसरे पेज में की जाती है। 3 पेज हमने बुक के पढ़ लिए, चौथा पेज क्या है? चौथा पेज हमारी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है आईसीएएपी, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है? तो चौथा पेज बोलता है कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में। तो चौथे पेज पे आ जाते हैं। चौथा पेज क्या बात कर रहा है? कैपिटल एडिक्वेसी। तो यहाँ पे वही मिनिमम कैपिटल की बात हो जाएगी कि कितना कम से कम बैंकों को कैपिटल रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है
कि ये जो कैपिटल एडिक्वेसी है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि बैंकों को कितना रिस्क है और उसके हिसाब से बैंकों को कितनी कैपिटल रखनी चाहिए, और इसको प्रॉपर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाएगा कि बैंकों का रिस्क कितना है, कितना बैंकों का रिस्क एपेटाइट है, कितना रिस्क बैंक ले सकता है। और जैसे हमने ऊपर भी देखा था ना कि क्वांटिटी की टर्म्स में देखा जाता है। ठीक है, क्वांटिटी की टर्म्स में जैसे आपने लोन दिए तो उसकी क्वांटिटी की कितने आपने लोन दिए, तो उस तरह से इसको मेजर किया जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव किया जाएगा कि कितनी कैपिटल आपको रखनी चाहिए। तो वही चीज़ इसमें बोली है कि यहाँ पे बताया जाएगा कि किसी भी जैसे मान लीजिए कोई बैंक है उसको इस रिस्क से बचाने के लिए उसको कितनी कैपिटल रखनी चाहिए, और वही चीज़ इसमें लिखी कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और बैंकों का जो रिस्क है, जो बिजनेस प्लान है उसके हिसाब से भी जो बैंकों को कितना कैपिटल चाहिए होगा। तो यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी मतलब कितना कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, आपके रिस्क से भी आपको बचाएगा, प्लस आपके फ्यूचर जो बिजनेस प्लान है उसको भी आप पूरा कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको कितना कैपिटल रखना होगा, तो वो आपका आ जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी में। ठीक है, फिर आगे क्या है इसमें, फिर आगे इसमें टाइमिंग को लेके भी बोला गया है कि जो आप आईसीएएपी का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि किस टाइम पे आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं और आपका जो रिपोर्ट है बोर्ड को या आरबीआई को किस डेट पे सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो किस डेट को आप अपनी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको नोट करना चाहिए। द टाइम पीरियड सेलेक्टेड फॉर विच कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज टू बी एक्सेस, तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है पर आप किस टाइम के लिए उस कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम को नोट करना भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है। फिर अगर रिस्क की बात की कि कौन कौन से रिस्क को कवर करता है, क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल, कंसंट्रेशन, स्ट्रेटेजी, बिजनेस, रेपुटेशन, हर तरह के रिस्क को जो है ये कवर करता है। कौन कौन से जो रिस्क है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर रिस्क फेस बाय द बैंक, तो कौन कौन से रिस्क बैंकों को फेस करने पड़ते हैं उसकी कैटेगरी दी है, तो उन सबका आइडेंटिफिकेशन आपके इस डॉक्यूमेंट में किया जाता है। ठीक है, हम अभी यही वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो कैपिटल एडिक्वेसी है ये भी खत्म नहीं हुआ, अभी जो फिफ्थ है वो भी आएगा, अभी चौथे वाला जो पेज है ना, चौथे पेज में बहुत सारी चीजें लिखी है, तो वही हम अभी चौथे पेज में ही है। ठीक है, और जो भी रिस्क को आप एज्यूम करते हो, जो भी आप एक्सेस करते हो, तो हमेशा आपको क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ रिस्क देखना है, ये नहीं देखना क्वालिटी ऑफ रिस्क, आपको क्वांटिटी की टर्म में इसको मेजर करना है। ये हमने ऊपर भी देखा था ना, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों तरह से हम कर सकते हैं, पर ज्यादातर हम क्वांटिटी की टर्म में इसको देखते हैं कि कितना रिस्क है, कितने पैसे का जो क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए आपका 10 करोड़ का लोन डिफॉल्ट होने वाला है, तो इसकी क्वांटिटी क्या है, 10 करोड़ है। हम ये नहीं देखेंगे लोन की क्वालिटी क्या है, किस क्वालिटी का लोन दिया, नहीं, हम ये देखेंगे उसकी क्वांटिटी क्या है। तो कोई भी जो रिस्क को आप करते हो ना, क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे मेजर करते हैं। फिर इसके बाद आगे इसमें बोला हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है, बट बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी भी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हर लाइन हमें पढ़नी है। फिर यहाँ पे आप स्ट्रेस टेस्टिंग का भी देखेंगे, जो स्ट्रेस टेस्टिंग है, आपने जो सिनेरियो एनालिसिस की है, ठीक है, तो वो भी आप देखोगे उसका क्या रिजल्ट हुआ, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें देखोगे। फिर एक और टॉपिक, ये भी खत्म नहीं हुआ, अभी हम अपना चौथा पेज ही पढ़ रहे हैं, देखिए चौथे पेज में कितना कुछ लिखा हुआ है। फिर कैपिटल ट्रांसफरेबिलिटी की भी यहाँ पे बात की गई है। बोला गया कि कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे अगर बैंकों की बात कर लीजिए, कुछ बैंक जैसे मान लीजिए आईसीसी, इंडिया में भी ब्रांच है, यूएस में भी ब्रांच है, तो यहाँ से वहाँ पैसा भेज रहे हैं, कैपिटल ट्रांसफरेबिलिटी, तो ये वाला पॉइंट भी जो है आपके आईसीडब्ल्यूपी में कवर किया जाता है कि मान लीजिए कुछ एंटिटीज है, जैसे मान लीजिए आईसीसी, उसकी इंडिया में भी ब्रांच है, उसकी फॉरेन में भी ब्रांच है, तो अपनी फॉरेन में अगर ब्रांच में वो पैसा ट्रांसफर कर रही है, तो उसको देखना होगा वहाँ पे क्या रिक्वायर, जैसे इंडिया में तो बैंकों को आरबीआई ने बोला है कि आपको 9% की कैपिटल रखनी है, तो वहाँ पे मान लीजिए लोन या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें बताई है कि ऐसी एंटिटी जो कि ग्रुप ऑफ एंटिटीज है, मतलब जिनकी सब्सिडी कहीं पे है कहीं और है, जैसे इन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है कि कोई बैंक है जिसका ओवरसीज सब्सिडी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रेगुलेटर का रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पे कितनी मिनिमम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जो होस्ट कंट्री है उस जो आपकी सब्सिडी, मान लीजिए सब्सिडी यूएसए में, तो यूएसए का जो बैंक है सेंट्रल बैंक, उसने कितनी मिनिमम कैपिटल की बात की है, तो उसकी जो रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इंडिया का नहीं, जैसे इंडिया का है तो इंडिया के तो बैंकों के आप सुनोगे, तो जब भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, मान लीजिए आईसीसी का जो ब्रांच है वो इंडिया में है और वो अपनी दूसरी ब्रांच, दूसरी सब्सिडी जो यूएस में, उसको पैसा ट्रांसफर कर, तो वहाँ पे जो आपकी यूएसए में जो मिनिमम कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप जिस होस्ट कंट्री में जहाँ पे भी आप हो, आपको वहाँ की जो रेगुलेटर है उसकी बात को सुनना पड़ेगा, वहाँ पे कितना मिनिमम कैपिटल होता है तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में। पांचवा आपका पेज है किताब का, वो है फर्म बाइट रिस्क ओवरसाइट एंड स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो ये जो आपने रिस्क मैनेजमेंट को लेकर जो चीजें बनाई है उसको प्रॉपर जो है अप्रूवल होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा, तो वही बातें इस पॉइंट में लिखी गई है। दिस सेक्शन वुड डिस्क्राइब द रिस्क मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द बैंक अलॉन्ग विद द फॉलोइंग लाइन्स, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका जो बोर्ड है या जो सीनियर मैनेजमेंट है वो ओवरसाइट करेगा, वो ये देखेगा कि पॉलिसी कैसे चल रही है, उसको लेके पॉलिसीज बनाई जाएगी, लिमिट्स बनाई जाएगी, फिर जो भी रिस्क है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे रिस्क को मेजर करना है, कैसे कम करना है, कैसे कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीजें भी देखी जाएगी। ठीक है, फिर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विद फोकस ऑन सिक्योरिटी, तो ऑफ बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा आपकी, जैसे बैंकों की बैंक गारंटी, इस तरह की चीजें भी आपके इस डॉक्यूमेंट में कवर की जाएंगी।
फिर आगे बोला है असेसमेंट, तो जो भी बैंकों को रेपुटेशन रिस्क जो फेस करना पड़ता है तो उसका भी असेसमेंट किया जाएगा, क्योंकि बाद में जो रेपुटेशन रिस्क की वजह से आपको क्रेडिट मार्केट लीगल इस तरह के रिस्क भी फेस करने पड़ सकते हैं। रेपुटेशन रिस्क क्या होता है कि कोई कस्टमर ने कोई नेगेटिव इमेज बना दिया बैंक के बारे में, ठीक है, कि बैंक ने मुझे फ्रॉड किया, कुछ भी ऐसी नेगेटिव इमेज जिसकी वजह से आपका मार्केट रिस्क, लीगल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इस तरह के आपको रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग प्रैक्टिस, तो ये हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव यही होता है, चेक करने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो हमने आईसीडब्ल्यूपी प्लान बनाया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। फिर ये हमारा हो गया 5वां पेज। छठा पेज है आपका की सेंसिटिव एंड फ्यूचर सिनेरियोज। देख लेते हैं हम कौन से पेज में आए अभी। ये हम किताब के पेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 5वां पेज हम लोगों ने कवर किया। छठा हमारा की सेंसिटिव एंड फ्यूचर। तो देखिए इस पेज में क्या बोला है, दिस सेक्शन वुड एक्सप्लेन हाउ अ बैंक वुड बी अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक रिसेशन और डाउन। तो इसमें बोला है कि की सेंसिटिवनेस, सेंसिटिविटी मतलब बैंक कितना सेंसिटिव है। मान लीजिए रिसेशन होता है या बिजनेस साइकिल में डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड कब होता है, जब मार्केट बिल्कुल अपोजिट जाता है, तो इस तरह की स्थिति में बैंक कैसे खुद को सर्वाइव करेगा, ठीक है। आरबीआई वुड लाइक टू अप्रेस एज टू हाउ द बैंक वुड मैनेज इट्स बिजनेस एंड कैपिटल टू सर्वाइव इन रिसेशन। मान लीजिए रिसेशन चल रहा है, उस टाइम पे बैंक कैसे अपनी कैपिटल, अपने बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहा है। रिसेशन के टाइम पे भी बैंक कैसे अपनी रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रहा है, प्लस अपना बिजनेस भी रन कर रहा है, तो वो कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो वो चीजें इसमें देखी जाती है। बोल रहा है कि एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग मान के चलते हैं कि जो रिसेशन का टाइम है वो 25 साल में एक बार आता है, ऐसा इस पे अज्यूम किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग सिनेरियोज बनाया जाएगा और उसके हिसाब से चेक किया जाएगा कि ये जो बैंकों का जो रिसेशन या जो ऐसी स्थिति है, तो बैंकों ने उस हिसाब से कोई अपना बिजनेस को लेकर कोई स्ट्रैटेजी बनाया नहीं बनाया, या कोई कंटीजेंसी प्लान है या नहीं है। तो ये सब चीजें इसलिए है ताकि रिसेशन के टाइम पे भी बैंक खुद को सर्वाइव कर सके। फिर नेक्स्ट पेज है आपका इसी किताब का 7वां पेज आई थिंक, वो है मैनेजमेंट एक्शन। नहीं नहीं, 7वां ये नहीं है, 7वां ये वाला पॉइंट है एक्चुअली, ये जो छठा है ना उसी में आगे जा रहा है, मैनेजमेंट एक्शन। तो यहाँ पे मतलब जो मैनेजमेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे अलग अलग आपके जैसे हमने इस वाले पॉइंट में यही देखा था ना कि कोई रिसेशन या कोई डाउन ट्रेंड इस तरह की स्थिति आई, तो बैंक कैसे जो है खुद को, कैसे अपने मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा, प्लस अपने बिजनेस को भी चलाएगा, तो कैसे हो पाएगा, तो वो सारी चीजें इसमें देखी जाती है। फिर इसमें मैनेजमेंट एक्शन में ये बोला गया कि इसमें चेक किया जाएगा मैनेजमेंट एक्शन के द्वारा कि जो भी आपका मैनेजमेंट एक्शन है, जो भी मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है, तो वो कितना कार्यकर है, या अगर आईसीडब्ल्यूपी में कुछ प्लान में कुछ चेंजेस करने, कुछ रिवाइज करना है, तो वो चीज़ें इसमें की जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका छठा पेज कवर हुआ। 7वां पेज है आपका एग्रीगेशन एंड डाइवर्सिटी। This section would describe how the result of various separate risk assessment are brought together and overall व्यू टेकन ऑन कैपिटल। तो बोल रहा है कि आपके अलग अलग रिस्क है, उनको एक साथ जोड़ के आप किस तरह से अपनी कैपिटल एडिक्वेसी को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो चीजें इसमें 7वें वाले में हो जाएंगी। और यहाँ पे इसमें आगे कुछ और पॉइंट्स भी इसके बारे में बोले गए कि यहाँ पे देखा जाएगा कि जो भी आपने मॉडलिंग अप्रोच यूज़ की है, तो उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, बैंकों का जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर या जो सिस्टम या जो कंट्रोल है उसमें कुछ वीकनेस तो नहीं है, अगर कुछ होता है तो इसमें अमेंडमेंट भी किया जाता है, ठीक है। बैंकों के इंटरनल कैपिटल और रेगुलेटरी कैपिटल में क्या डिफरेंस है, मतलब रेगुलेटर ने कितना रखने को बोला और बैंकों ने खुद कितनी कैपिटल रखी, ठीक है। द डिफरिंग पर्पज दैट कैपिटल सर्व, जैसे अलग अलग पर्पज के लिए आप कैपिटल को इस्तेमाल करते हैं, जैसे शेयर होल्डर को आप रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए किस तरह से आप कैपिटल को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपका 7वां पॉइंट हो गया, ठीक है। तो 7वें के बाद 8वां आपका जो पेज है ना आईसी, वो है आपका टेस्टिंग एंड एडॉप्शन ऑफ आईसी। तो ये जो सेक्शन है, इट डिस्क्राइब द एक्सटेंड ऑफ चैलेंजेस एंड टेस्टिंग। तो जो आपने आईसीडब्ल्यूपी डॉक्यूमेंट किया है, तो बनाया है, तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है जानने के लिए कि कारीगर है या नहीं है, ठीक है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें अलग अलग टेस्टिंग की जाती है आईसीडब्ल्यूपी को मॉडल को समझने के लिए। फिर अगला जो है आपका टेस्टिंग से क्या पता लगता है, टेस्टिंग से ये पता लगता है कि ये जो आईसीडब्ल्यूपी ये सच में रिस्क से बचा रहा है कि नहीं बचा रहा, ठीक है। फिर जो भी आपने टेस्टिंग की है उसका प्रॉपर रिव्यू किया जाता है, सीनियर मैनेजमेंट या जो बोर्ड है उसका रिव्यू करते हैं, और जो भी आपका रिजल्ट मिला उसको वो अप्रूव करते हैं। फिर जो भी आपकी रिपोर्ट आई टेस्टिंग के दौरान, तो उसकी एक रिपोर्ट जो है सीनियर मैनेजमेंट को जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाती है, और फिर जो भी उनका रिस्पॉन्स होता है उसके बाद वो रिपोर्ट जो है आरबीआई को भी भेजी जाती है। तो जब आपकी टेस्टिंग हो गई आईसीपी की, तो उसका रिव्यू किया जाता है सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और उसके बाद उसको आरबीआई के पास भी भेजा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके टेस्टिंग एंड एडॉप्शन में आ जाएगी, क्योंकि इतना मेहनत से आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया, तो टेस्टिंग होनी जरूरी है। टेस्टिंग से ये फायदा होगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इन एडिशन इसके अलावा ए कॉपी ऑफ एनी रिपोर्ट ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल रिव्यूअर या इंटरनल ऑडिट शुड बी सेंट टू आरबीआई। तो आपने टेस्टिंग कराई और साथ में आपने
इंटरनल या ऑडिटर ने कोई रिव्यू किया तो उसकी रिपोर्ट भी आरबीआई को दी जाती है। तो इससे पूरा कंफर्मेशन हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये बैंकों को रिस्क से बचाएगा कि नहीं बचाएगा। ठीक है, लास्ट और आखिरी पेज इस डॉक्यूमेंट का, यूज ऑफ आईसीटी विद इन द बैंक। तो बैंक में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बोले दिस सेक्शन वुड कंटेन इन्फॉर्मेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द एक्सटेंट टू विच द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट इज एम्बेडेड विद इन द बैंक, including the extent and use of capital modeling or scenario analysis and stress testing within the bank capital management policy। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ICAAP है उसको बैंकों में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी बातचीत इस वाले में की गई है। और इस सेक्शन में ये बातें भी की जाएंगी कि जो बैंकों की जो एक्चुअल मतलब सच में बैंकों की ऑपरेटिंग फिलोसफी क्या है, मतलब सच में किस तरह से बैंक काम कर रहा है, अपनी कैपिटल को कैसे वो मैनेज कर रहा है, और कैसे जो ICAAP का जो डॉक्यूमेंट है वहां पे क्या चीजें बोली गई है, मतलब बैंक सच में कैसे अपने कैपिटल को मैनेज कर रहा है, और जो ICAAP डॉक्यूमेंट है उसमें क्या बोला गया। अगर कुछ डिफरेंसेस भी आता है तो उस डिफरेंसेस की बात भी यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये लास्ट हो गया ICAAP को जो बैंक में इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से सच में कैपिटल का यूज हो रहा है और किस तरह से डॉक्यूमेंट में कैपिटल की बात की गई, तो वो सब चीजें इसमें देखी जाती है। ठीक है, और जो ICAAP है ना उसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, प्राइस, जैसे बैंक अपना लोगों का कितना इंटरेस्ट रेट रखेगा, कितना प्राइस देगा या कितना चार्ज लेगा। ठीक है, फ्यूचर में किस तरह का बिजनेस में बैंक डील करेगा, तो वो सारी चीजें ICAAP से आइडिया लग जाएगी। प्राइस मतलब कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ICAAP को बैंक अपना इस्तेमाल के लिए यूज करता है। या कोई चार्ज बैंक कस्टमर से वसूल रहा है, तो कोई कस्टमर जहाँ पे रिस्क बहुत कम है तो वहाँ पे ज्यादा चार्ज नहीं वसूलेगा, जहाँ पे रिस्क ज्यादा वहाँ पे ज्यादा चार्ज वसूलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ICAAP बैंकों के कई डिसीजन लेने में उनकी मदद करता है। पार्ट 2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 3 में हम लोग जो लास्ट पिलर है ना, पिलर 3 हम लोग पढ़ेंगे मार्केट डिसिप्लिन में। इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे नेक्स्ट पार्ट से, पार्ट 3 से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।